औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्मार्ट ब्रेन लर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने पिछले चंद लेक्चरों में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लॉज ऑफ कम्बिनेशन के बारे में के नाम से जानते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है, यानी केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है, एक ऐसा वसी फील्ड है जिसका अहाता करना नामुमकिन है। तो इस वजह से हम केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री की नॉलेज को आसान बनाने के लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और इसको ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो फिर हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज जो है, केमिस्ट्री का सारा नॉलेज हासिल करना तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हम अगर एक एक ब्रांचेस के बारे में मालूमात हासिल करें और एक एक ब्रांचेस के बारे में जानना चाहे तो केमिस्ट्री की हर एक के बारे में हम जान सकते हैं। इसी वजह से इस स्टडी को आसान बनाने के लिए और केमिस्ट्री की नॉलेज को आसान बनाने के लिए हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया। कुछ बुक्स में हमारे पास केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस है वो 6 लिखे गए हैं और कुछ बुक्स में हमारे पास केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस है वो 8 लिखे गए हैं, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। हमने केमिस्ट्री में सबसे पहले डिफिनीशंस में देखा कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की एक आसान डिफिनीशन में आपको बताता चलूँ कि केमिस्ट्री अगर आप लिख सकते हैं तो अपने साथ लिख लें। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री is the deep knowledge of matter. The deep knowledge of matter is called chemistry. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम मैटर की डीप नॉलेज हासिल करें, अगर हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में जानना चाहे, अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहे, अगर हम मैटर्स की रिएक्शन के बारे में जानना चाहेंगे तो हम केमिस्ट्री की नॉलेज लेते हैं और केमिस्ट्री में हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री को हमने पहले लेक्चर में जो डिफिनीशन वाला और हिस्ट्री वाला लेक्चर था, हमने मुख्तसर सी हिस्ट्री भी केमिस्ट्री की सीख ली थी और केमिस्ट्री की डिफिनीशन भी सीख लिया था। आज केमिस्ट्री का मैं इसकी रिव्यू करता हूँ कि केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो वर्ड कीमिया से बना है। कुछ साइंटिफिक हिस्टोरियन के मुताबिक ये वर्ड कीमिया से बना है और ये कीमिया जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है आर्ट ऑफ मेटल मेकिंग। आर्ट ऑफ मेटल मेकिंग का मतलब क्या है कि हम मेटल से डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट बर्तने बनाते हैं। इसको हम आर्ट ऑफ मेटल मेकिंग कहते हैं। इसको ये हमारे पास वर्ड कीमिया से बना है और ये वर्ड कीमिया बिगड़ते केमिस्ट्री बन गया, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से याद करते हैं। तो केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की ये मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस है। जो हमने मेन ब्रांचेस लिखी है, हमारे पास 8 ब्रांचेस है। सबसे पहला ब्रांच केमिस्ट्री का है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा ब्रांच हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो इनऑर्गेनिक वाला ब्रांच है, इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम न्यूक्लियस एटम की न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, यहाँ पर हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री में हम एनिमल लाइफ वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिटिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस चीज़ों का करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस चीज़ों का भी करते हैं। आइए बारी बारी इन तमाम ब्रांचों को स्टडी करते हैं और इन पे अबूर हासिल करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ब्रांच जो मैंने लिखा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिस तरह वर्ड से जाहिर है, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में 2 वर्ड है, फिजिकल और केमिस्ट्री। यानी अगर हम इन पूरे वर्ड पे गौर करें तो हमारे पास 2 वर्ड सामने आता है। एक वर्ड है फिजिकल और एक वर्ड है केमिकल। हम अगर केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बारे में स्टडी करें तो हमारे पास क्या आता
कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, HCl मिल जाता है NaOH के साथ, NaOH के साथ, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, ये एसिड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। ये अगर मिल जाता है तो हमारे पास साल्ट बनता है जिसको हम NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है और प्लस वाटर बन जाता है। हमारे पास एक वाटर बन गया और एक साल्ट बन गया, और इस रिएक्शन को अगर हम जनरली स्टडी करें तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक साल्ट बना देता है और एक वाटर बना देता है। अगर ये एसिड और बेस रिएक्ट कर जाए और साल्ट और वाटर बना ले तो ये हमारे पास ये रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। आइए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता दूं कि रिएक्शन हमारे पास एनर्जेटिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। एनर्जी की बुनियाद पर हमारे पास रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने आपको बताया कि एनर्जी हमारे पास, एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शंस दो टाइप को होते हैं। एक को हम एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक को हम एंडोथर्मिक और एंडर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास वर्ड एक्सो आया है, एक्सो मीन आउटसाइड, और यहां पर एंडो वर्ड आया है और एंडो का मतलब है क्या, इनसाइड। तो यहां पर हमारे पास एनर्जी, वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, यानी जब रिएक्शन होता है और इसके बाद रिएक्शन के बाद एनर्जी हमारे पास आ जाती है तो इसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडर्गोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके लिए एनर्जी चाहिए, यानी जिसके लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी को रिक्वायर्ड करता है, जो एनर्जी को एक्वायर्ड करता है, जिसके लिए एनर्जी जरूरी है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एनर्जी रिएक्शन के बाद पैदा करता है इसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां पर हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां पर हम इसकी, अगर हम इस तरह की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। और फिजिकल यहां पर बस जो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी इवॉल्व होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एवॉल्व होता है, तो हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एनर्जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं और इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यहां पर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प ले लें तो हम ये जान सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। हम किस तरह जान सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ? अगर हम एक बीकर में हमारे पास NaCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें जो कि एसिड है, और एक बीकर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें जो कि एक बेस है, अगर हम इन दोनों बीकर को मिला ले तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा और हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होगा। अगर हम इस बीकर में जिसमें हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, ये हमारे पास दो बीकर है, एक में हमारे पास HCl है, एक में हमारे पास NaOH है। अगर हम एक दूसरा बीकर ले लें और यहाँ पर इन दोनों एसिड बेस को हम मिला लें, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम थर्मामीटर रख लें और थर्मामीटर पे रीडिंग ज्यादा आ गया तो हमारे पास ये इस रिएक्शन का ईड प्रोडक्ट है और हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, जो कि इस रिएक्शन जो प्रोडक्ट है हमने मालूम किया कि प्रोडक्ट ज्यादा बना या रिएक्टेंट ज्यादा रहता है। ये हम किस नॉलेज से मालूम कर सकते हैं? हम फिजिकल केमिस्ट्री के नॉलेज से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है
आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी तरह क्लियर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीजें हम इसमें मेनली फोकस, फिजिकल सिंथेसिस जो है वो दो चीजों पे मेनली फोकस करता है। एक एनर्जेटिक्स पे ज्यादा फोकस करता है। एनर्जेटिक्स जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनर्जी चेंजेस किस तरह हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, इस पे ज्यादा फोकस करता है। और दूसरी बात हमारे पास डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स का मतलब क्या कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड में जाता है, रिएक्शन हमारे पास रिवर्स में जाता है। रिएक्शन कहां पर जाता है, तो रिएक्शन डायनेमिक्स के बारे में और रिएक्शन एनर्जेटिक्स के बारे में साइंटिस्ट, फिजिकल साइंटिस्ट बहुत ज्यादा गौर से पढ़ते हैं। यहां पर अगर हम इन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री तो हमारे पास बड़ा ब्रांच है, इसमें हमारे पास छोटे छोटे ब्रांच और भी है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसके जुमरे में आती है, जिसमें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स भी इसके जुमरे में आते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी इसके जुमरे में आते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके जुमरे में आते हैं। आइए इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास जो कि फिजिकल ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस यानी सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, ये हमारे पास किस किस चीज की स्टडी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से बना है, इलेक्ट्रिसिटी। ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिजेंबलेंस करता है और केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल वर्ड है। तो यहां पर अगर हमारे पास हमने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को सीख लिया तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफिनीशंस को भी सीख लिया। किस तरह सीख लिया, हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ एंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास है स्टडी ऑफ एंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एनर्जी के जो काइंड्स है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी के 2 काइंड्स को डिस्कस करेंगे। एनर्जी, लेट्स सपोज हमारे पास एनर्जी है वो 2 काइंड पर मुश्तमिल है। एक को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। एक को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, और एक को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन मोशन, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एनर्जी है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में मौजूद होती है, जिस तरह हमारे पास मीथेन है CH4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बांड है, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बांड है, यहाँ पर बांड है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास केमिकल एनर्जी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इस एनर्जी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में स्मार्ट ब्रेन लर्निंग में जा सकते हैं, और यहाँ पर केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर वीडियो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहती है कि द एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसका मतलब यह है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती और ना डिस्ट्रॉय होती है। ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं और ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक किस्म से दूसरे किस्म में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास हम कन्वर्जन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी के मुताबिक अगर हम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी स्टडी को अगर इसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनकी स्टडी करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल्स में, इन कन्वर्जेंस के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देती है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं और हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यह हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ। दूसरा हमारे पास एक सेल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास दूसरा एक सेल है जिसको हम वोल्टिक सेल कहते हैं। वोल्टिक सेल में हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो हमारे पास होती है, केमिकल एनर्जी यह हमारे पास कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर आप इन वोल्टिक सेल और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ये तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। यहाँ पर दूसरा सब ब्रांच है जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या? द ब्रांच of chemistry in which we deals with the study of rate of reaction। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन तेज होता है, कि रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्लो है और जो रिएक्शन है ये हमारे पास फास्ट है। रेट यानी इसके रेट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम केमिकल काइनेटिक्स की मदद लेते हैं। इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े और रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास जो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, तो हमारे पास एक और ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसको हम फेम्टो केमिस्ट्री कहते हैं। फेम्टो FEMTO फेम्टो केमिस्ट्री हमारे पास एक और ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें इस फेम्टो केमिस्ट्री में हम इन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेशन के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस होते हैं। यहाँ पर अगर हम देख ले तो हम लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ दोज रिएक्शंस which occurs for a very short period of time, very short
पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा कम मुद्दत में, कम टाइम में होता है, इसको हम फेमटो रिएक्शंस कहते हैं। कितने कम मुद्दत में? जो 10⁻⁻12 सेकंड में तकरीबन कंप्लीट होता हो। तो इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम फेमटो केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। अच्छा, तो हमने केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा, और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड्स फाइंड किए थे, यहां पर भी हम दो वर्ड फाइंड करते हैं। एक हमारे पास तरम है, और तरम जो हमारे पास है वो है हीट। एक हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हमारे पास है केमिकल। हम थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? हमने थर्मोकेमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी को देख ली कि हम द वर्ड थर्म मींस हीट, एंड केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होता है। हमारे पास टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर इन टर्मिनोलॉजी से हम इसकी डिफिनीशन को निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं? हम थर्मोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट and with the study of heat, which deal with the study of interconversion of heat into other form of energy। हम लिख लेते हैं कि the study of interconversion of heat energy into other forms of energy। हमने थर्मोकेमिस्ट्री की डिफिनीशंस देख लिया। थर्मोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन में हमने लिखा कि द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर अगर हम देख ले, हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे काइंड्स हैं। हमने कुछ लम्हा पहले देख लिया कि हमारे पास एनर्जी का जो हमारे पास काइंड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। जो हमारे पास हीट है वो हीट एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अगर हम एनर्जी के दूसरे एक हीट वाले फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, या दूसरे वाले फॉर्म को हीट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री के ब्रांच में इसकी हम स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये बीकर है, ये हमारे पास बीकर है, बीकर में हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, और ये हमारे पास मूवेबल पिस्टन है। अगर हम इस बीकर को एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी हम देते हैं किस फॉर्म में देते हैं? हीट फॉर्म में देते हैं। यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और यह हमारे पास इस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ पर पिस्टन हमारे पास ऊपर आ जाता है। मैकेनिकल वर्क होता है, और मैकेनिकल वर्क किसकी वजह से होता है? प्रेशर एनर्जी की वजह से होता है, प्रेशर एनर्जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया प्रेशर एनर्जी में, और मैकेनिकल वर्क में अगर हम इस तरह की कन्वर्जन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो हम किस में हम स्टडी करते हैं? हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको थर्मोकेमिस्ट्री वाला ब्रांच भी क्लियर होगा। अब हम ये आखिरी ब्रांच जो फिजिकल केमिस्ट्री का रहता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, the word spectro is come from spectrum,
spectrum, and scopy mean phenomena or to study or phenomenon. स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है बैंड्स ऑफ कलर, बैंड्स ऑफ कलर। अगर हम, ये हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म है, अगर हम इससे वाइट लाइट को पास करें तो हमारे पास लाइट्स, हमारे पास कलर का एक बैंड आता है, बैंड 7 कलर का एक बैंड आता है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हम वेब गयार कहते हैं। यह हमारे पास 7 कलर का जो बैंड आया, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम इस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि द इंटरेक्शन ऑफ लाइट with the matter is called spectroscopy। हमने आसान डिफिनीशन बनाया कि द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर, के अगर हमारे पास जो भी टाइप का मैटर हो, हुआ वो गैस हो, हुआ वो क्या हो, हुआ वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो या प्लाज्मा हो, अगर हम इस पे लाइट को फॉल करें, अगर हम इन मैटर के स्टेट पे लाइट को फॉल करें और वो जिस तरह भी बिहेवियर शो करेगा, इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी स्टडी करते हैं। इसकी एक दूसरी डिफिनीशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of behavior of matter towards light। यानी मैटर की वो बिहेवियर जो लाइट के बारे में शो करता है, इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेते हैं। तो आज हमने केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया और फिजिकल केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया और फिजिकल केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। अगर आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह और जो ब्रांचेस है इन पे डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। जो भी ब्रांचेस है, जितने भी ब्रांचेस हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ ही आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट।